हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी क्लासेस पे। तो जैसा कि पता है आप लोग को कि आज से हम लोग एक नए यूनिट को लेकर आए हैं, जो कि एमएसएन का हमने फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा के खत्म कर दिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नए यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रा ऑपरेटिव केयर। तो यूनिट स्टार्ट होने से पहले हम आप लोग को बता दें कि आप लोग को अगर हमारा जो पिछला यूनिट खत्म हुआ है, आप लोग अगर पढ़े होंगे, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, तो आप लोग को रियलाइज हुआ होगा कि मतलब किस तरह से मैंने आपको पढ़ाया और किस तरह कॉन्सेप्चुअल टॉपिक को मैंने कवर किया। तो आज का टॉपिक मतलब इतना लेंथी नहीं है, ना कॉन्सेप्चुअल है। आपको बस क्लास में समझना है, आपको सिर्फ समझना है और नोट्स बनाना है। समझना इसलिए है कि आप एज टू नर्स, अगर आप एक नर्सिंग स्टूडेंट है, तो आप अगर आपका ड्यूटी अगर ओटी में लगता है, ऑपरेशन में लगता है, या फिर आपको मैनेजमेंट संभालने को मिलता है कि आप चलिए आपको अगर मैनेजमेंट दिया जाएगा कि आप ओटी का मैनेजमेंट कीजिए, आप संभालिए, तो आपको इस नॉलेज होना चाहिए कि आप किस तरह आप हॉस्पिटल में ड्यूटी कर सकते हैं और किस तरह हॉस्पिटल को ओटी को संभाल सकते हैं। उसमें किस तरह का सामान लगा जाएगा, किस तरह से आपको उसमें कितने स्टाफ की जरूरी होगी, किस तरह से आपको उसको स्टेराइल बनाना है, मतलब नॉन इन्फेक्टेड बनाना है, और क्या क्या उसमें लगना, ओटी में क्या क्या यूज होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, इंट्रा ऑपरेटिव केयर में। तो चलिए, स्टार्ट होने से पहले एक लाइन है, तेरे बिना भी अब मुस्कुराना सीख लिया, तेरे बिना भी अब मुस्कुराना सीख लिया, आंसू छुपाकर दुनिया को हंसाना सीख लिया। क्या है, तेरे बिना अब मुस्कुराना सीख लिया, आंसू छुपाकर दुनिया को हंसाना सीख लिया, तूने जो दिया धोखा वो दर्द ही सही, तूने जो दिया धोखा वो दर्द ही सही, उस दर्द से जीना मैंने भी सीख लिया, पर उस दर्द से जीना मैंने भी सीख लिया। तो चलिए, इस लाइन के साथ मैंने अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को बता रहे थे कि हम लोग आज से पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 एमएसएन का। आपको बता दें कि हम लोग थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट हुए हैं, बीएससी नर्सिंग का थर्ड सेमेस्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर में पहला पढ़ा, जो बहुत ही कंसेप्चुअल और डीप टॉपिक था। कौन था, इन्फ्लामेशन, वुंड और इन्फेक्शन। ये सब हम इसलिए पढ़ाए आपको कि जिस तरह कोई अगर बड़े बीमारी, हमको अगर थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है आईएनसी के अनुसार, उस तरह से हम पढ़ाएंगे। तो इन्फ्लामेशन, वुंड और इन्फेक्शन हमने खत्म कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। इस थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को बस आपको समझाने के लिए प्रिपरेशन किया जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा एमएसएन का बुक है, उसमें जो सिलेबस है, आपको सिर्फ समझना और क्या क्या मतलब बेस क्लियर करेगा। ये क्या करेगा, आपको बेस क्लियर करेगा। फिर जो हम लोग फोर्थ सेमेस्टर पढ़ेंगे, उसमें बहुत बड़े बड़े डिजीजेज के बारे में कैसे होता है और कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, वो कहाँ पढ़ेंगे, हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो यही हम बताएंगे कि आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रा ऑपरेटिव केयर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रा ऑपरेटिव केयर क्या है। द ऑपरेशन थिएटर इज अ क्रूशियल हॉस्पिटल यूनिट। ऑपरेशन थिएटर एक क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी यूनिट है। किसका, हॉस्पिटल का। इज अ क्रूशियल वेयर सर्जिकल प्रोसीजर, जहां पे सर्जिकल किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, वह एक बहुत बड़ा यूनिट है। प्रोसीजर आर कैरिड आउट अंडर कंट्रोल्ड स्टेराइल एंड सेफ कंडीशन। बहुत ही इसमें क्या हो जाता है, साफ सुथरा, नॉन इन्फेक्टिव। आप कभी ओटी को देखिएगा, कभी मौका मिले, अगर ड्यूटी की जगह तो आप लोग देखिएगा, जो मतलब ऐसे देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो उनको अगर कभी मौका मिलेगा हॉस्पिटल में घूमने का, तो वो एक बार ओटी का दर्शन करके आए।
क्योंकि आप अगर ओटी का अंदर देख बाहर अंदर तो जाने के लिए अलाउ नहीं है अदर अदर पर्सन को, क्योंकि ओटी बहुत साफ सुथरा और नॉन इन्फेक्टेड वहां पे रहता है, कोई पूरी तरह से साफ सुथरा, वो स्विट्जरलैंड की तरह पूरी तरह साफ सुथरा रहता है। तो आप लोग उसमें जाने से पहले बहुत ही उसमें सेफ्टी होता है। तो क्या था, ऑपरेशन थिएटर इज ए क्रूशियल हॉस्पिटल यूनिट, क्रूशियल इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल का यूनिट है कौन, ऑपरेशन थिएटर, वेयर सर्जिकल, जहां पे हम सर्जिकल किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, दैट कैरीड आउट अंडर कंट्रोल स्टाइल एंड सेफ, उसमें जो भी पेशेंट को लिया जाता है, जो भी वहां पे हेल्थ के स्टाफ रहता है, वो क्या रहता है, बहुत ही अच्छी तरह से साफ सुथरा उसका मतलब स्टाइल रहता है, और जो भी वहां पे इंस्ट्रूमेंट, जो भी वहां पे सामान, सब स्टेराइल रहता है और नॉन इन्फेक्टेड रहता है, सेफ कंडीशन में रहता है। इट डिजाइन टू इंश्योर, इसका डिजाइन इसलिए किया जाता है, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट सेफ्टी, उसमें क्या होता है, मैक्स बहुत मतलब 99% तक वहां पेशेंट को क्या मिलता है, सेफ्टी मिलता है, बैक्टीरिया वायरस और इन्फेक्टेड चीजों से उसको बहुत सेफ्टी मिलता है। क्योंकि ऑपरेशन एक ऐसा है कि अगर उस जगह पे ऑपरेशन की जगह पर कोई भी एक बाल, एक हमारे हेयर का बाल जो अगर उसमें चला जाएगा तो बहुत आगे बहुत इफेक्टेड करेगा। वो क्या होगा, बाल जब ऑपरेशन की साइड पे चला जाएगा तो वो धीरे धीरे वहां पे क्या करेगा, वो पॉस बनेगा, पॉस बनने के बाद वहां पे चुभेगा, बाल क्या होगा उस जगह पे चुभेगा, बार बार काम करने से उस पेशेंट को क्या होगा, वो बार बार वो क्या करेगा, बाल चुभेगा, चुभने के कारण उसको अनकंफर्टेबल फील होगा पेशेंट को, फिर वो दोबारा बार आएगा हॉस्पिटल में कंप्लेन करने के लिए कि ऑपरेशन करने के बाद हमको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्री पहले हम लोग उसको इतना सेफ्टी कर देते हैं कि उसमें एक बाल बैक्टीरिया कुछ ना इफेक्टेड करे, तो इसलिए हम लोग करते हैं। स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल, इसको जो डिजाइन किया जाता है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए पूरी स्ट्रिक्ट किया जाता है बहुत अच्छी तरह से। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सर्जिकल टीम जो होता है उसमें जो भी उसमें स्टाफ काम करते हैं, सर्जरी करते हैं, वो बहुत साफ सुथरा और बहुत कंट्रोल, अपना सेफ्टी को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं उसमें। तो उसका एक डिफिनीशन है, तो ऑपरेशन थिएटर इज स्पेशलाइज्ड स्टेराइल इन्वायरमेंट, मतलब ऑपरेशन थिएटर आपको बताया कि स्पेशलाइज्ड है, एंड स्टेराइल इन्वायरमेंट आपको बताया कि वहां का इन्वायरमेंट जो रहता है बहुत ही साफ सुथरा, बहुत ही सुंदर, नॉन इन्फेक्टेड और स्टेराइल रहते हैं। विद इन द हॉस्पिटल में इक्विप्ड विद एडवांस्ड सर्जरी एनेस्थीसिया, उसमें क्या कहते हैं, सर्जरी किया जाता है, एनेस्थीसिया किया जाता है। एनेस्थीसिया क्या होता है, जब ऑपरेशन से पहले उस पेशेंट को जब ऑपरेशन होने लगता है तो उससे पहले थोड़ी देर पहले क्या किया जाता है, उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। जैसे कोई गंभीर अगर ऑपरेशन हो रही है तो उसको उस जगह के एरिया को क्या करता है, सुन किया जाता है, जिससे उस पेशेंट को पेन ना हो, ऑपरेशन के बाद पेन ना हो, वो अपने बॉडी को अनकंट्रोल ना कर सके, इसलिए उसको एनेस्थीसिया देकर उस पेशेंट के वहां जहां पे ऑपरेशन रहता है उस एरिया को पूरी शांत कर दिया जाता है, जिससे ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है, इक्विपमेंट वेयर लाइफ सेविंग, यहाँ पे क्या होता है, लाइफ को बचाया जाता है, बहुत गंभीर बीमारी को से लाइफ को बचाया जाता है। एंड प्लान सर्जिकल प्रोसीजर, क्या होता है, प्लान किया हुआ सर्जरी होता है। जैसे किसी को हर्निया का ऑपरेशन हो रहा है तो उसको 1 महीना पहले, 15 दिन पहले क्या बताया जाता है आपको, इतने दिन बाद ऑपरेशन होने वाला है, आप जो है अपने बॉडी पे तब तक ध्यान दीजिए, अपने अच्छे से खाना खाइए, न्यूट्रिशन लीजिए और अपने बॉडी को कुछ ब्लड मतलब बढ़ाइए। अपने बॉडी में क्या आता है, न्यूट्रिशन लेके प्रोटीन खा के क्या करना पड़ता है, उसको ब्लड को अच्छे लेवल तक रखना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन में कोई दिक्कत न हो, बाहर से ब्लड उसको देना ना पड़े, इसलिए सर्जिकल एंड परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद की एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन थिएटर, की एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, कुछ की है एस्पेक्ट, इसमें कुछ की है। की एस्पेक्ट क्या है इसमें ऑपरेशन थिएटर का, एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन थिएटर, इसमें क्या है, लोकेशन एंड सेटिंग, ऑपरेशन का जो है लोकेशन एंड सेटिंग कहाँ होना चाहिए,
कि ऑपरेशन थिएटर ठीक है, हम लोग बोल दिए कि साफ सुथरा अनइफेक्टेड होना चाहिए, वो इस तभी अनइफेक्टेड होगा, सेफ इन्वायरमेंट होगा उसका, हल्ला चिल्ला नहीं होगा वहां पे, जब वह हॉस्पिटल में कोई एक मतलब जो हॉस्पिटल ठीक है, एक तो बड़ा सा हॉस्पिटल हुआ, उसमें कोई जगह ऐसा हो जिधर से आदमी का आना जाना बहुत कम हो, उधर से उस रास्ते से, जैसे मान लेते हैं यहाँ एक हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे क्या है, इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पे क्या है, ओपीडी है, यहाँ पे मेडिसिन है, यहाँ पे क्या है, वार्ड है, और बीच में हम अगर ऑपरेशन थिएटर को बना देंगे तो क्या होगा, इधर का पेशेंट इधर से आएगा, इधर का पेशेंट इधर से आएगा, इधर से आएगा, हर एक दिशा से अगर पेशेंट अगर वहां पे उस तरह से जा रहा है आ रहा है तो क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड का बहुत खतरा हो सकता है, बहुत गंभीर कारण हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो वहां पे हल्ला चिल्ला बहुत होगा, आपको शोरगुल नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर अगर यही बात अगर इस कोना में हम ऑपरेशन थिएटर को दे दे, इधर इस साइड में हम ऑपरेशन थिएटर को दे देने, क्या होगा कि अपना इधर से काम करेगा ये सब, और इधर पूरा शांत इलाका रहेगा और इधर आम आदमी का आना जाना बंद रहेगा। तो हम लोग कोई ऐसा कोना में देते हैं जहाँ पे अधिक आदमी का आना जाना ना हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना होता है कि वहां पे कोई स्टाफ, जो भी ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ है, तो उसको जाने के लिए भी सुविधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा दे जगह पर दे दे कि वहां पे वो स्टाफ जल्दी पहुंच ना पाए, ऑपरेशन थिएटर का जो भी स्टाफ है वो अपना इंस्ट्रूमेंट लेके चाहे सर्जरी बंद वो जल्दी पहुंच ना सके, तो ऐसा भी नहीं देना, तो बहुत सोच समझ के देना। तो वही लोकेशन में हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं कि कैसा होना चाहिए। तो लोकेशन शुड बी सिचुएटेड इन क्यूट, मतलब जो ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, कहाँ पर लोकेशन होना, सिचुएटेड होना, अवस्थित होना चाहिए। क्यूट मतलब शांत एरिया होना चाहिए, वहां का क्लीन साफ सुथरा होना चाहिए, एंड स्टाइल जोन होना चाहिए, वहां का जो एरिया होना चाहिए बहुत साफ सुथरा स्टाइल होना चाहिए ऑफ द हॉस्पिटल का। तो हम बताएं ना आपको कि अगर वार्ड और इमरजेंसी और ओपीडी और फार्मासिस्ट दुकान के सामने में अगर बीच में हम दे दे, तो हर एक तरह के आदमी वहां पे आता जाता रहेगा हमेशा, तो वहां पे एरिया न शांत रहेगा, न वहां का स्टाइल जोन रहेगा, और न ही वहां का क्लीन रहेगा। तो इससे इन्फेक्टेड बढ़ सकता है और ऑपरेशन करने में सर्जन जो रहता है उसको डिसबैलेंस हो सकता है शोरगुल के कारण। तो यही बात। उसके बाद देखते हैं आइडियल प्लान्ड अवे फ्रॉम हैवी ट्रैफिक एरिया, वहां पे बताए ना आपको कि वहां पे बहुत सारे आदमी का आना जाना नहीं होना चाहिए, जैसे ओपीडी, इमरजेंसी, आउट पेशेंट और क्राउड भीड़ वाले एरिया से हम लोग उसको हटा के देते हैं। उसके बाद क्या है, सेटिंग। सेटिंग कैसे किया जाना चाहिए, तो जॉन कॉन्सेप्ट डिजाइन टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए हम लोग को इसको किस तरह से सेटिंग करना चाहिए। तो प्रोटेक्टिव जोन, इसको प्रोटेक्टिव जोन में देना चाहिए। जैसे रिसेप्शन होता है और वेटिंग हॉल होता है, जैसे रिसेप्शन में क्या किया जाता है, जो भी पेशेंट ऑपरेशन के लिए जब उसको वार्ड से क्या करता है, ऑपरेशन में लिया जाता है, तो उसको रिसेप्शन काउंटर पे लिया जाता है, वहां पे उसको चेक किया जाता है, उसका जो रिकॉर्ड होता है और रिपोर्ट होता है उसको चेक किया जाता है, यही पेशेंट सही है या नहीं। तो वो क्या होना चाहिए, वो क्या है ना, प्रोटेक्टिव एरिया में होना चाहिए, यानी कि जो ऑपरेशन थिएटर से थोड़ा हट के होना चाहिए, साइड होना चाहिए। वेटिंग, जिसमें पेशेंट वेटिंग करता है कि हमारा नंबर अब आएगा ऑपरेशन के लिए, तो वो भी क्या होता है, वो भी क्या होना चाहिए, ऑपरेशन से थोड़ा हट के होना चाहिए, जिससे वह सेफ्टी रहे। उसका चेंजिंग रूम जैसे, तो चलिए हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेटिंग पढ़ रहे थे। सेटिंग में बताया आपको कि रिसेप्शन और जो वेटिंग हॉल होता है, चेंजिंग रूम होता है, ज्ञान ओटी से थोड़ा हट के होना चाहिए। और क्लिनिक मतलब जो स्टाइल स्टोर, जो भी हम लोग स्टाइल वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्टोर करते हैं, रखते हैं, वो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से क्लीन जोन होना चाहिए। वहाँ का एरिया जहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं सामान, सब को जो भी ओटी का सामान हो वो जो स्टोर करते हैं रखते हैं, वो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से सेफ होना चाहिए, मतलब क्लीन होना चाहिए। और प्री ऑपरेटिंग होल्डिंग, जो भी ऑपरेशन से पहले हम लोग जो होल्ड करते हैं वो भी क्या होना चाहिए, पूरी तरह से
क्लीन होना चाहिए। और स्टाफ रूम, जो भी स्टाफ रूम है वो भी हम लोग का क्या होना चाहिए, पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए। और बताया आपको क्लीन जोन मतलब कि सेमी रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि हम लोग क्या बताया आपको, स्टाइल स्टोर, जो भी रूम में हम लोग, एक रूम होता है स्टेराइल स्टोर का जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट और जो भी वहाँ पे मेडिसिन और यूज होता है वो रखते हैं, वो सब क्या होता है स्टाइल स्टोर। वो भी जो रूम होना चाहिए स्टाइल हम लोग का स्टोर होना चाहिए, पूरी तरह से अनइफेक्टेड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और जो भी हम लोग, जो भी स्टाफ रूम है, जो भी स्टाफ रूम है, ऑपरेशन थिएटर का जो स्टाफ सब रहते हैं वो रूम भी हम लोग का क्लीन होना चाहिए। क्यों क्लीन होना चाहिए, अगर स्टाफ ही अगर क्लीन साफ सुथरा एरिया में न रहे, उसके पास अगर बैक्टीरिया वायरस उसके बॉडी पे चाहे उस पे अगर बैक्टीरिया वायरस उस पे लगा रहे तो क्या हो सकता है, जब ऑपरेशन थिएटर में जाएगा तो वो पूरे पेशेंट भी उससे इन्फेक्टेड हो सकता है, और जो हम लोग को ऑपरेशन थिएटर जो जिस पेशेंट को कर रहे थे उसको इन्फेक्टेड और बीमारी हो सकता है। उसके बाद स्टेराइल जोन होना चाहिए, क्लीन जोन, उसके बाद स्टेराइल जोन है, यानी कि जो ऑपरेटिंग रूम है, ऑपरेशन थिएटर है, वो क्या होना चाहिए, पूरी तरह से इन्फेक्टेड होना चाहिए। 100% उसका जो एरिया होता है, जिस टेबल पे ऑपरेशन किया जाता है वो और अगल बगल के एरिया जो हो वो भी क्या होना चाहिए, पूरी तरह से स्टेराइल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, स्क्रब एरिया स्टेराइल होना चाहिए, जहाँ पे हाथ वूथ धोने के लिए रहता है, और वो जो भी स्टाफ, जो भी सर्जन है वहाँ पे जो सर्जरी करते हैं उसको हाथ धोने का जो स्क्रब एरिया रहता है वो क्या होना चाहिए, वो भी पूरी तरह से स्टेराइल होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नॉन इन्फेक्टेड होना चाहिए। और स्टेराइल और स्टोरेज, जो भी पेशेंट टेबल के पास एक रहता है ना, टेबल उबल जो जिसपे वहाँ पे स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट सब रखा जाता है, वो क्या होना चाहिए, वो भी बहुत तरह से अच्छे से यानी इन्फेक्टेड होना चाहिए और स्टेराइल होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। डिस्पोजल जोन, जो भी वहाँ पे ऑपरेशन के थिएटर करने के टाइम में जो भी वहाँ पे डिस्पोजल होता है, कचरे उचरे होता है, उसको रखने के लिए भी एक स्टेराइल प्लेस होना चाहिए, जगह होना चाहिए, एक डब्बा होना चाहिए जिसपे उसको रखा जाए। जैसे कोई क्लॉथ चेंज होता है वो हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट का जो रैपर होता है वो हो गया, और बहुत सारी चीज ऐसा होता है ऑपरेशन थिएटर में जिससे उसको इन्फेक्टेड हो सकता है। तो उसको भी ये भी बात याद रखना है कि अगर इंस्ट्रूमेंट हम लोग जैसे सर्जन को दे रहे हैं, सर्जन को देने वक्त वो नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने के बाद हम उठा के फिर क्या करना है, उसको उठा करके हमको उस स्टेराइल वाला बॉक्स में नहीं डालना, उसको साइड करके रखना, क्योंकि गिरने के कारण वहां पे जो बैक्टीरिया वायरस वो उस पर लग सकता है। कितनों भी स्टेराइल है तो हम लोग को जो रूल है वो फ्लो करना है, क्योंकि गिरे हुए चीज को वहां पे डायरेक्ट उस इंस्ट्रूमेंट में, स्टेराइल वाला इंस्ट्रूमेंट के पास नहीं रख देना, उसे वो भी इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट हो जाए। तो यही पढ़ने का मतलब यही है कि हम लोग को पूरी तरह से रूल रेगुलेशन के अनुसार हम लोग को चलना है। तो चलिए हम लोग ये देख ले। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में एयर फ्लो एंड वेंटिलेशन, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम होना चाहिए, लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम होना चाहिए जो रिड्यूस करेगा एयर बॉर्न को कंटामिनेशन, जो भी कंटामिनेशन एयर जो बाहर से आ रहा है उसको क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, कम करेगा। इसलिए ऑपरेशन थिएटर का जो वेंटिलेशन है, एयर फ्लो है, वो कैसा होना चाहिए, लेमिनार एयर फ्लो होना चाहिए। लेमिनार एयर फ्लो मतलब कि कंटामिनेटेड एयर नहीं आना चाहिए। कंटामिनेटेड एयर के द्वारा भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस क्या हो सकता है, ऑपरेशन थिएटर में आ सकता है। तो इसलिए इसके लिए एक फिल्टर लगाना, इसके लिए क्या करना, फिल्टर लगाया जाता है जिसको कहते हैं HEPA। HEPA फिल्टर क्या करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वायरस हवा के द्वारा आ रहा है उसको क्या करता है, ट्रैप करता है, पकड़ता है और उसको पकड़ लेता है और उसको मार देता है। तो HEPA फिल्टर लगाया जाता है। तो ये होता है पॉजिटिव एयर प्रेशर टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ कंटामिनेटेड एयर। पॉजिटिव एयर प्रेशर होना चाहिए, जो भी जहाँ पे भी जो भी एरिया में ऑपरेशन थिएटर बनाया जाता है उस एरिया में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एयर प्रेशर होना चाहिए, जो कि क्या करे, कि प्रिवेंट, रोके एंट्री ऑफ कंटामिनेटेड, जो बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस जो आ रहा है हवा के द्वारा उसको उस एयर को क्या करेगा, वो रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। और क्या है बताया। अब उसके बाद इन्वायरमेंटल सेटिंग, इसमें क्या है, एक इन्वायरमेंटल सेटिंग, एक मिनट, क्या है, इन्वायरमेंटल सेटिंग यानी कि टेम्परेचर, जो भी हम लोग ऑपरेशन थिएटर का टेम्परेचर लगभग में यहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर
यहाँ का होना चाहिए 20 से 24 डिग्री सेल्सियस। 20 से 24 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल माना गया है, जो कि हम लोग को पता होना चाहिए, नॉर्मल माना गया है। अब इसे थोड़ा बहुत हो सकता है ज्यादा कम, इतना मैनेज होता है, लेकिन नॉर्मल ये है, नॉर्मल इतना होना चाहिए, रूल के अनुसार इतना होना चाहिए। और ह्यूमिडिटी, वहाँ का जो नमी है वो कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी, वहाँ का जो नमी है, उस एरिया का नमी है वो कितना होना चाहिए, 50 से 60% होना चाहिए। जिससे क्या हो सकता है, टू प्रिवेंट बैक्टीरिया ग्रोथ, बैक्टीरिया वायरस का जो ग्रोथ होता है ह्यूमिडिटी में उसका कम होना चाहिए। टू रोकने के लिए वहाँ का ह्यूमिडिटी कितना हो गया, 50 से 60% होना चाहिए। और लाइटिंग, यहाँ का जो लाइटिंग होना चाहिए शैडोलेस होना चाहिए। लाइटिंग कैसा होना चाहिए, शैडोलेस होना चाहिए। शैडोलेस लाइट होना चाहिए। शैडोलेस लाइट मतलब आप लोग समझ, जो एडिटिंग करते होंगे वो लोग जरूर समझे थे कि शैडोलेस मतलब क्या होता है। जब आप लोग कोई फोटो को या वीडियो को आप एडिट करते हैं तो उस समय एक क्या होता है, शैडो का ऑप्शन आता है। शैडो को ऑप्शन पर क्लिक करने से क्या होता है, आपका परछाई बन जाता है। क्या होता है, आपका बैक से क्या होता है, परछाई बन जाता है। उसी तरह ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शैडो, वहां पे शैडो बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे शैडो लेस है, मतलब वहां का जो है एरिया में परछाई का लाइट नहीं होना चाहिए। अब जैसे अभी हम लोग यहाँ उधर से आते हैं तो क्या होता है, बोर्ड पे परछाई मेरा बन जाता है, वो हम भी जानते हैं, बन जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर का लाइट में इस तरह सेटिंग होना चाहिए कि वहां पे पर्सन का क्या होना चाहिए, जो भी काम करने हैं चाहे मरीज पे, उसका परछाई नहीं बनना चाहिए। तो ऐसा लाइट होना चाहिए। नॉइज फ्री, वहाँ का हल्ला चिल्ला नहीं होना चाहिए, और वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। फ्री एनवायरमेंट, वाइब्रेशन फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए। वहाँ पे कोई मशीन का ऐसा नहीं होना चाहिए कि आवाज करे, और न ही नॉइज फ्री होना चाहिए। वहाँ का एरिया जो नॉइज फ्री होना चाहिए, हल्ला चिल्ला नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कंसिडरेशन फॉर इस्टेब्लिशिंग एन ओटी। उसके बाद क्या है, consideration for establishing point OT। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो कंसिडरेशन फॉर इस्टेब्लिशिंग एन ओटी, इसका मतलब क्या है, लोकेशन विद द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का लोकेशन क्या होता, क्या होना चाहिए, ऑप्टिमाइज्ड फॉर फंक्शनल फ्लो, मतलब उस हॉस्पिटल का जो है ओटी का जो है कैसा इस्टेब्लिशिंग होना चाहिए, मतलब इस्टेब्लिशिंग मतलब हो गया कि व्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित। तो ऑपरेशन थिएटर का व्यवस्थित कैसे होना चाहिए हॉस्पिटल में, तो बेहतर ढंग से होना चाहिए। बेहतर ढंग से कैसे होना चाहिए, आपको पहले बताए कि आपको उस जो भी ओटी काम आप लोग निर्माण करते हैं हॉस्पिटल में, तो वो एरिया क्या होना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे आदमी का आना जाना नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग रूम, इसी में है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग रूम बेस्ड ऑन हॉस्पिटल साइज एंड पेशेंट नीड्स, मतलब निर्माण व्यवस्थित हॉस्पिटल में ऑपरेशन का व्यवस्थित कैसे होना चाहिए, वो निर्भर करता है किस पे, तो लोकेशन पे निर्भर किया। उसके बाद किस पे निर्भर करता है कि नंबर ऑफ ऑपरेटिंग रूम, उसमें कितना ऑपरेशन रूम है, वो किस पे निर्भर करता है कि कितना हॉस्पिटल के साइज। अगर बहुत मल्टी स्पेशलिस्ट अगर हॉस्पिटल है तो उसमें हर एक बीमारी के ऑपरेशन के लिए अपना अपना एक ओटी होता है। तो मल्टी स्पेशलिस्ट में वो डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग रूम। ऑपरेशन थिएटर का संख्या किस पे डिपेंड करता है कि साइज ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कितने बड़े हैं उस पे डिपेंड करता है। एंड पेशेंट के नीड, वहाँ के जो पेशेंट उससे जो आते हैं उसका नीड कैसा है उस पे डिपेंड करता है। और ओटी का साइज, ऑपरेशन थिएटर का साइज कैसा होता है, तो साइज फॉर स्पेसिफिक सर्जरी एंड इक्विपमेंट, साइज फॉर स्पेसिफिक सर्जरी एंड इक्विपमेंट, मतलब ओटी का साइज डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है वहां पे। अगर नॉर्मल, अगर जैसे कोई होता है कि सिर्फ डिलीवरी होता है यहाँ पे, तो डिलीवरी होने के लिए एक नॉर्मल
टेबल होता है जिसको उसको किस पोजीशन में, डिलीवरी वाले पेशेंट को किस पोजीशन में दिया जाता है, लिथोटोमिक पोजीशन में, तो वो एक नॉर्मल हो गया। अब वही किसी को अगर ऑपरेशन, बड़ा बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, कैंसर का ऑपरेशन हो रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का ऑपरेशन हो रहा है, या फिर ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके लिए एक अलग अलग, उसके लिए थोड़ा अलग उसका साइज होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग स्टाफ, मान के चलिए अगर 2-4 स्टाफ, 10 स्टाफ उसमें ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा है। अब ऐसा साइज नहीं होना चाहिए कि उसके देह से रगड़ के वो जा रहा है, उसके देह से फ्रिक्शन उसके हो रहा है, उससे वो सट रहा है, तो इसे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब एक दूसरे से इन्फेक्शन करके फैल सकता है। तो इसलिए ऑपरेशन थिएटर का इस तरह साइज होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति वहां पे जो स्टाफ है वो काम करे तो उसका एक स्पेसिफिक साइज हो, वो अपने साइज में वर्क करे, तो ऐसा वहां पे व्यवस्थित होना चाहिए। तो साइज वो डिपेंड करता है किस तरह का सर्जरी हो रहा है यूपी में वो। और ओटी का डिजाइन एफिशिएंट शेप होना चाहिए एंड एसेप्टिक आर्टिकुलेचर एंड फंक्शनल डिजाइन, मतलब जो ओटी का डिजाइन किया जाना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेफ, सुरक्षित होना चाहिए, इससे बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट से सुरक्षित होना चाहिए, और एसेप्टिक होना चाहिए, नॉन इन्फेक्टेड होना चाहिए, मतलब स्वस्थ वातावरण होना चाहिए वहाँ का, ओटी का जो है स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, तो डिजाइन हो गया। उसके बाद इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, जो भी इक्विपमेंट हम लोग का रिक्वायरमेंट है ओटी में वो होना चाहिए, नेसेसरी इक्विपमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए, यह वहाँ हम लोग जो भी यूज होता है इंस्ट्रूमेंट, हम लोग उसको क्या करना चाहिए, बहुत बहुत अच्छी तरह से डेली साफ सुथरा करके उसको रखना है। कहाँ, ओटी में जो भी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होता है। तो मॉनिटरिंग डिवाइस एंड एसेंशियल टूल्स, जैसे मॉनिटरिंग डिवाइस हो गया, एसेंशियल कोई टूल्स हो गया, तो वो सब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, ये सब क्या होना चाहिए, बहुत तरह से साफ सुथरा। क्लासिफिकेशन, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर का क्लासिफिकेशन यह डिपेंड, निर्भर करता है किस पे, जनरल ओटी साइड, मतलब यह निर्भर करता है कि जनरल ओटी साइड, जनरल मतलब कि एक जैसे यूज टू द रूट सर्जरी, एब्डोमिनल, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी एंड इकोलॉजी, मतलब क्लासिफिकेशन और ओटी, मतलब ओटी का क्लासिफिकेशन यह निर्भर किस पे करता है कि आपको बताया जैसे पीछे कि आप किस तरह का उसमें ऑपरेशन हो रहा है। कोई जैसे स्पेशलिस्ट ऑफ ओटी होता है, कोई स्पेशलिस्ट ओटी होता है कि जिसे इसमें सिर्फ किसको किया जा सकता है, न्यूरो सर्जरी किया जाता है, इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट का सर्जिकल किया जाएगा, यहाँ सिर्फ कैंसर का ऑपरेशन किया जाएगा, यहाँ सिर्फ ऑर्थोपेडिक का होना चाहिए। तो इस पे निर्भर करता है कि ओटी का क्लासिफिकेशन किस पे निर्भर करता है कि वहां किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है, वो हुआ। और उसके बाद दूसरा क्या है कि बेस्ड ऑन नंबर एंड एग्रीमेंट ऑफ रूम, मतलब किस सिंगल रूम होना चाहिए, ट्विंस ओटी होना चाहिए, या फिर मल्टी थिएटर होना चाहिए, यह इस पर निर्भर करता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो सिंगल ओटी मतलब क्या हो गया कि वन ऑपरेशन रूम, मतलब एक किसी हॉस्पिटल में एक ही ऑपरेशन रूम है। स्मॉल हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल हो या नर्सिंग हो तो उसमें क्या होता है, एक ही ऑपरेशन थिएटर होता है। उसके बाद ट्विंस ओटी मतलब दो रूम्स विद शेयर्ड फैसिलिटीज। मीडियम हॉस्पिटल से में क्या होता है, ट्विंस ओटी होता है, दो रूम होता है, दो रूम होता है, और उसके साथ क्या होता है, वार्ड होता है। ऑपरेशन इसमें हुआ और उसको शिफ्ट कर दिया, वार्ड में शिफ्ट कर दिया, तो ये मीडियम हॉस्पिटल में ऐसा होता है। मल्टी थिएटर कॉम्प्लेक्स मेनली ओटी ग्रुप में होता है, टुगेदर विद द शेयर सपोर्ट एरिया, लार्ज टीचिंग एंड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बताए कि आपको उसमें बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर होते हैं, अलग अलग बीमारी को ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग ऑपरेशन थिएटर होता है। उसके बाद पोस्ट एनेस्थीसिया देने के लिए अलग होता है, रिसेप्शन रूम अलग होता है, उसमें
मल्टी स्पेशलिस्ट में अगर ऑपरेशन थिएटर, उसी रूम में क्या होता है, एक पोस्ट एनेस्थीसिया देने के लिए अलग उसका एरिया होगा, और रिकवरी के लिए अलग एरिया, सॉरी रिसेप्शन के लिए अलग एरिया होगा, और क्या होगा, पोस्टीरियर डेस्क अलग होगा, स्टाइल स्टोर करने के लिए वहां पे अलग, एक ही रूम में अलग अलग उसका सिस्टम बना होगा। तो यह क्या होगा, मल्टी स्टोर स्टाफ चेंजिंग एरिया। उसके बाद स्टाफ रिक्वायरमेंट इन ओटी। ओटी में अगर हम लोग अगर ओटी में वर्क करें, अगर मान के चले आप लोग को मैनेज संभाला गया कि आप लोग मैनेज ओटी को मैनेजमेंट कीजिए, तो आप कैसे कीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि कितना स्टाफ उसमें लगना चाहिए। तो हम लोग की एस्पेक्ट देख लिए, ये एस्पेक्ट खत्म हो गया, ये एक टॉपिक था। और दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, स्टाफ रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल, ओटी। स्टाफ इन ओटी, ऑपरेशन थिएटर में स्टाफ का रिक्वायरमेंट तो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पर। स्टाफ का रिक्वायरमेंट इन ओटी में डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पर। जैसे बताया कि नंबर ऑफ केस पर डे, मतलब उस हॉस्पिटल में कितना पेशेंट एक आता है डेली, पर डे कितना पेशेंट आता है सर्जरी के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि वहां पे कितना स्टाफ का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद टोटल आवर ऑफ सर्जरी ड्यूरेशन, मतलब वह उसमें यह डिपेंड करता है कि कितने बड़े गंभीर बीमारी का ऑपरेशन किया जा सकता है उस हॉस्पिटल में, उस पर डिपेंड करता है कि वह कितना से कितना देर, वो ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है कि उस पेशेंट का अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसको ऑपरेशन करने में टाइम लगता है। तो टाइम लगने के कारण क्या, अगर दूसरा पेशेंट, तो अगर उसमें अगर स्टाफ अधिक रहेगा, 2 सर्जन रहेगा, तो वो फिर दूसरा भी ऑपरेशन कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है स्टाफ का रिक्वायरमेंट ओटी में, वह हॉस्पिटल में इसके नंबर पे पर पेशेंट पे कितना पेशेंट डेली आता है उस पर डिपेंड करता है, और कितना मतलब टोटल सर्जरी एक दिन में कितना सर्जरी किया जाता है और कितने देर तक किया जाता है, और कितने गंभीर बीमारी का सर्जरी इस हॉस्पिटल में होता है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद टाइप ऑफ केस, मतलब किस प्रकार का केस बताया आपको कि बड़ा अगर केस आ रहा है तो उसमें टाइम लगेगा सर्जरी करने में, तो उस पर डिपेंड करता है स्टाफ का रिक्वायरमेंट। और हॉस्पिटल फैसिलिटी, हॉस्पिटल का फैसिलिटी क्या है, गाइडलाइन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। अगर उसका गाइडलाइन है कि एक दिन में एक ही पेशेंट को ऑपरेशन करना है, तो फिर उतना कम स्टाफ का यूज होगा। उसके बाद मेंबर ऑफ ऑपरेशन टीम, ऑपरेशन टीम में मेंबर सब का उपयोग होता है। तो मेंबर क्या क्या हो सकता है, मेंबर ऑफ ओटी टीम में मेंबर सब बनाया जाता है। तो पहला मेंबर क्या हो सकता है ओटी का, सबसे बड़ा लीड ऑफ ओटी, ऑपरेशन थिएटर का नेता किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, बताइए। ऑपरेशन थिएटर का लीडर किसको कहा जाता है, तो सर्जन को, जो सर्जरी करता है, सर्जन जो सर्जरी करता है उसको लीड ऑफ ओटी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं सर्जरी को, ये क्या करते हैं, सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, यानी कि सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। और ये क्या रहते हैं, हाई ट्रेंड, मतलब पूरी तरह से फैमिलियर रहते हैं, यानी कि अगर जो भी सर्जन, जैसे कोई ब्रेन का सर्जन करते हैं, तो वो क्या रहते हैं, उसके प्रति किसी तरह से उसको, अगर कोई भी बीमारी है उसको, तो अगर कोई भी सर्जरी है उसको, तो वो क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको कर देते हैं। इसलिए वो क्या रहते हैं, हाई ट्रेंड रहते हैं, फैमिलियर रहते हैं, स्पेसिफिक फैमिलियर रहते हैं। यानी कि अगर कोई ब्रेन का सर्जन है तो वो सिर्फ ब्रेन का पूरी तरह से अच्छी तरह से वो सर्जरी कर सकते हैं, और कोई अगर न्यूरो सर्जन है तो न्यूरॉन्स का क्या करते हैं, अच्छी तरह से सर्जरी करता है। कोई क्या करता है, कोई अगर कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का सर्जरी करते हैं तो वो सिर्फ उसका अच्छी तरह से कर सकता है। तो सर्जन का पहला क्या था, सर्जन का उपयोग होता है। उसके बाद एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, क्या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट क्या है कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का उपयोग होता है किसमें, मेंबर ओटी में जो मेंबर उपयोग होता है, पहला क्या होता है, सर्जन, पहला सर्जन, दूसरा क्या है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट,
एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट यानी कि जो पेशेंट को अगर कोई गंभीर बीमारी का ऑपरेशन हो रहा है तो उस पेशेंट को क्या किया जाता है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एनेस्थेसिया दिया जाता है, जिससे उस जहाँ पे ऑपरेशन का एरिया रहता है होने वाला, उसको क्या किया जाता है, उसको सुन्न कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ का फंक्शन को स्लो कर दीजिए, डैमेज कर दे, मतलब उस वहाँ के फंक्शन को क्या करता है, थोड़ी देर के लिए उसको रोक दिया जाता है, उसका सेंसिटिव वहाँ का खत्म कर दीजिए। वो कौन करते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट करते हैं, जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट करते हैं। उसके बाद सर्जन असिस्टेंट, सर्जन असिस्टेंट का यूज टीम रहता है। सर्जन असिस्टेंट, सर्जन असिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जो सर्जरी करते हैं उसको, इनको क्या करता है, ये हेल्प करता है। किस तरह हेल्प करता है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट वो मांगा तो उसको सिर्फ हाथ में वो लेके उसको हाथ में सर्जन के हाथ में दे देना। वो क्या कौन करते हैं, सर्जन असिस्टेंट करते हैं। सर्जन असिस्टेंट क्या करते हैं, जो भी सर्जन इंस्ट्रूमेंट मांगते हैं, जो भी वहां पे यूज होने वाले रहते हैं उसको मांगते हैं, वो क्या करते हैं, उसको दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सर्जन असिस्टेंट, नहीं सॉरी सर्जन असिस्टेंट क्या करते हैं, सर्जन को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं कि अगर कोई किसी का एब्डोमेन का ऑपरेशन हो रहा है तो वहां का जो मसल्स है उसको क्या करना, अगर सर्जन बोलते हैं उसको, तो मसल्स को क्या करते हैं, ऐसे पकड़ के उसको थोड़ा सा रिट्रैक्ट करते हैं, उसको हटाते हैं। वो क्या कौन करते हैं, सर्जन असिस्टेंट करते हैं, जो मदद करते हैं सर्जन को, टिश्यू को हटाने में मदद करते हैं, उसको हेल्प करते हैं और बहुत सारे वर्क करते हैं। उसके बाद क्या है कि अब हम लोग पढ़ेंगे ओटी नर्स। इसमें इसी में क्या किसका उपयोग होता है, नर्स का, नर्स चौथा। तो पहला क्या था, इसमें सर्जन का टीम यूज हो रहा था। उसके बाद एनेस्थीसिया देने वाले को एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कहते हैं। सर्जन असिस्टेंट जो सर्जन को मदद करते हैं उसके मसल्स को यानी कि टिश्यू को हटाने में और उसको पकड़ने में, वहां पे उसको मदद करते हैं। उसके बाद नर्स का यूज होता है। नर्स को क्या कहा जाता है, सर्जन का राइट हैंड। नर्स को क्या कहा जाता है, सर्जन का राइट हैंड किसको कहा जाता है, नर्स को। नर्स को क्या जाता है, इसमें भी कई दो तरह का नर्स यूज होता है ओटी में। ओटी में दो तरह का नर्स यूज होता है, एक होता है स्क्रब, स्क्रब नर्स, और दूसरा क्या है, सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी एंड नर्स। सर्कुलेटरी स्क्रब नर्स का क्या काम है, ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं टू द सर्जन, सर्जन को असिस्ट करते हैं, हेल्प मदद करते हैं, पास करते हैं इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट मांगते हैं सर्जन उसको क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाता है, ये स्क्रब नर्स, ये ओटी में जो रहते हैं स्क्रब नर्स उसको इंस्ट्रूमेंट बढ़ाते हैं और स्टेरिलिटी मैनेजमेंट करते हैं। जो पेशेंट का स्टेरिलिटी वहां पे होता है उसको इन्फेक्टेड होने से वहां पे ये बचाते हैं। कौन बचाते हैं, स्क्रब नर्स। उसके बाद क्या है, सर्कुलेटरी नर्स। सर्कुलेटरी नर्स क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है, यानी कि तालमेल बना के रखता है, किससे, सर्जन टीम से। जितना भी ये सब यूज होता है सर्जरी, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और सर्जन असिस्टेंट और स्क्रब नर्स, इसके बीच में ये क्या करते हैं, तालमेल बना के रखते हैं, तालमेल बना के रखते हैं, मैनेज करते हैं, ओटी को मैनेज करते हैं, स्टेरिलिटी भी मैनेज करते हैं, इंश्योर करते हैं सप्लाई अवेलेबिलिटी। अब कोई चीज का उपयोग हो गया, कोई चीज का उपयोग जो अवेलेबल नहीं है उस टाइम हमारे ओटी में, तो वो क्या करते हैं, सर्कुलेटरी नर्स इधर से उधर, नाम से पता चलता है सर्कुलेटरी यानी कि घूमने फिरने वाला नर्स। तो ये क्या करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट या मेडिसिन का अगर बाहर से यूज हुआ तो ये क्या करता है, दौड़ के वहां से लाके मदद करता है। किसका मदद करता है, यहाँ पे सर्जन को मदद करता है सर्कुलेटरी नर्स। जो भी सामान हो, और ये क्या करता है, बीपी का वाइटल साइन लेने का भी काम करता है, और जो भी रिकॉर्ड होता है वहां पे रिपोर्ट होता है उसको ये मैनेज करता है। उसके बाद अदर स्टाफ में भी यूज होता है। इफ अगर ये हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है कि अदर स्टाफ का नीड है या नहीं है, तो उतना तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग का सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा तो हम तो ये तो नहीं कहेंगे कि हॉस्पिटल में यूज नहीं होता है।
वहां तो लिखना पड़ेगा। तो अदर नर्स का जैसे इफ अगर नीडेड अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल के अनुसार इसको नीड होता है तो इक्विपमेंट मॉनिटर, तो अदर स्टाफ में आ सकता है जैसे ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन का उपयोग सपोर्ट सर्जरी टीम को सपोर्ट करने के लिए। लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन क्यों होता है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को वहां पे अगर जरूरी हो गया ब्लड का जरूरी हो गया, तो अगर हम बाहर से ब्लड ला रहे हैं तो फिर हमको बाहर से ब्लड लाने वक्त लाने टाइम वहां तो जांच के दिया जाता है कि सबका अपना अपना ब्लड ग्रुप के अनुसार उसको ब्लड दिया जाता है। अगर एक ब्लड पॉजिटिव को बी पॉजिटिव दे दिया तो उससे रिएक्शन हो सकता है, मर सकता है व्यक्ति। तो क्या होता है, बाहर से जब हम ब्लड लाते हैं तो उसको वहाँ ओटी में क्या होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन होना चाहिए जो उस ब्लड को क्रॉस करके चेक कर सके कि यह ब्लड उसको दे सकते हैं या नहीं, उसके लिए वहां पे एक होना चाहिए लैब टेक्नीशियन। ये सब बहुत बड़े हॉस्पिटल में होते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए, ओटी अटेंडेंट होना चाहिए, क्लीनिंग पेशेंट एंड ट्रांसपोर्ट। ओटी क्या होना चाहिए, अटेंडेंट होना चाहिए जो क्या करे, पेशेंट को मतलब पेशेंट को ट्रांसफर करे, यहाँ से वहां ले जाए, जैसे ओटी से वार्ड से ओटी में लाना, ओटी से फिर वार्ड में शिफ्ट करना। तो ये क्या करना चाहिए, ओटी अटेंडेंट का काम है, और पेशेंट को क्लीन साफ रखना। तो उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होना चाहिए, यानी कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन क्या करते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। उसके बाद क्या, ओटी टेक्नीशियन तो बता दिया आपको। उसके बाद है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन ओटी। अब हम लोग जो अकॉर्डिंग टू नर्स एज टू नर्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज का मेन टॉपिक है ड्यूटी एंड responsibility of nurse in OT। ऑपरेशन थिएटर में नर्स का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन ओटी। ओटी में हम लोग पढ़ेंगे इसको 3 फॉर्म में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्री ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। तो ये सब हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, आपको थोड़ा बहुत ये सब पता होना चाहिए। तो ये हम आपको बताए हुए हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक बार रिकैप करवा देते हैं आपको। उसके बाद तो प्री ऑपरेटिव में क्या करते हैं हम लोग, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हम लोग का, एज टू नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा मेडिकल हिस्ट्री, उसके मेडिकल हिस्ट्री को चेक करेगा। क्या चेक करेगा उसमें, कि पहले कोई बीमारी भी था उसके फैमिली में, उसके जो भी पापा दादा बाबा क्या किसी में उससे हुआ था या नहीं हुआ, तो वो चेक करेंगे। उसके बाद पेशेंट के फिजिकल एंड उसके बाद क्या करेंगे, एलर्जी चेक करेंगे, पेशेंट के एलर्जी चेक करेंगे कि इनको कोई चीज से एलर्जी भी है वो चेक करेंगे। एंड करेंट मेडिकेशन, वो अभी क्या कुछ जो मेडिसिन ले रहे हैं खा रहे हैं वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो प्री ऑपरेटिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन फॉर फिजिकल एंड मेंटल सर्जरी इंश्योर सेफ्टी एंड रिड्यूसिंग एनेक्सिटी। तो क्या बताया आपको कि हिस्ट्री चेक करना है, एलर्जी चेक करना है, करंट मेडिकेशन जो मेडिसिन ले, उसके बाद क्या करना है, चेक वाइटल साइन। वाइटल साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन से पहले, क्योंकि अगर बीपी किसी का बढ़ा रहेगा या कमा रहेगा तो उसका ऑपरेशन उस टाइम नहीं होता है, उसको फिर मैनेज करना पड़ता है, उसके बाद फिर ऑपरेशन होता है। तो चेक वाइटल साइन चेक करेंगे, जैसे में बीपी चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, रिस्पायरेशन चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, ये सब चेक करना है। कब, प्री ऑपरेशन से पहले।
उसके बाद प्री पेशेंट को क्या करेंगे, तैयार करेंगे, एजुकेट करेंगे पेशेंट को अबाउट प्रोसीजर, इस ऑपरेशन के बारे में, जो भी टाइप के ऑपरेशन हो रहा है उनको क्या करेंगे, पेशेंट को और उसके फैमिली को वहां पे एजुकेट करेंगे, समझाएंगे। एक्सपेक्टेड सेंसेशन एंड रिकवरी प्रोसेस, अब उसको बताएंगे कि आप बहुत अच्छे तरह से ठीक हो सकते हैं और आप रिकवरी हो जाइएगा, ठीक हो जाइएगा, आप दवा, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, दवा खाइएगा, आप ठीक हो जाइएगा। और यहाँ पे जितने पेशेंट आए हैं वो ठीक होके ही गए हैं, तो उसको क्या होगा, अंदर से मजबूती मिलेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट उसको बूस्ट होगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगा। इंश्योर करेंगे फास्टिंग गाइडलाइंस आर फ्लो, उसको क्या करेंगे, फास्टिंग का गाइडलाइन करेंगे कि आपको और कल ऑपरेशन है तो आज रात से ही आपको खाना नहीं खाना है, तो ये उसको गाइडलाइन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंश्योर असिस्ट करेंगे प्री ऑपरेटिव हाइजीन, उसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे, असिस्ट करेंगे प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन होने से पहले उसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे, उसको समझाएं, असिस्ट करेंगे बाथिंग, नहाने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अगर उसको एयर वाला कहीं जहाँ पे उसका ऑपरेशन होना है वहां पे अगर एयर वाले एरिया है तो उसको क्या करेंगे, वहां पे एयर को रिमूवल करवाएंगे, वहां पे एयर को रिमूव करवाना है। उसके बाद एडमिनिस्टर करेंगे, जैसे किसी को सर का, ब्रेन का ऑपरेशन है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको वहां के बाल को उसको हटाना पड़ेगा, चाहे कहीं भी आपके बॉडी में जहाँ पे बाल है वो बाल हटाना पड़ेगा ऑपरेशन के टाइम। तो एडमिनिस्टर करेंगे प्रिवेंटिव मेडिकेशन इफ ऑर्डर, अगर डॉक्टर के द्वारा कोई प्रिस्क्राइब किया गया है मेडिसिन अगर ऑपरेशन से पहले देने को, तो उस मेडिसिन को क्या करेंगे, एडमिनिस्ट करेंगे, देंगे। उसके बाद क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, उसको पेशेंट को क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, रिड्यूस करेंगे एनेक्सिटी, जो भी उनको चिंता हो रही है उसको हम लोग कम करेंगे, उसको समझाएंगे कि आप ठीक हो जाइएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेशन से पहले डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करें, और चार्ट कॉन्स्टेंट फॉर्म एंड सर्जिकल चेकलिस्ट आर कंप्लीट, प्रिपेयर नेसेसरी सर्जिकल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट ऑफ ओटीटी, जो भी हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन का पूरी तरह से नाम, पता, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको ऑपरेशन से जाने से पहले उस पेशेंट को मिला लेना है कि यही पेशेंट एग्जैक्ट है या नहीं है, और जो भी उनका रिपोर्ट होगा, टेस्ट वाला होगा, जो भी टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट और उस एरिया का टेस्ट, एक्सरे, जो भी होगा उस सबको उसको तैयार कर लेना है, एक जगह एग्जिट कर लेना है ऑपरेशन से पहले, उसको जाने से पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी मेजर्स करेंगे, आइडेंटिफाई द रिमूव ज्वेलर्स डेंट्रीज एंड, उसके बाद कर इंट्रा ऑपरेटिव में हम लोग चलेंगे। इंट्रा ऑपरेटिव में क्या है कि मेंटेन पेशेंट सेफ्टी, इसमें पेशेंट को पहले सेफ्टी देंगे, मेंटेन करेंगे। उसके बाद असिस्ट करेंगे सर्जिकल टीम को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, एंड इंश्योर करेंगे एसेप्टिक कंडीशन मतलब बताया आपको कि नॉन इन्फेक्टेड कंडीशन होना चाहिए वहाँ का एरिया, और पूरी तरह से स्टाइल होना चाहिए, साफ सुथरा, और बैक्टीरिया वायरस का नामो निशान वहाँ नहीं होना चाहिए, तो ये मेंटेन करेंगे। उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंटेनिंग एसेप्सिस यानी कि फ्लो स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर, मतलब ओटी में जाने वक्त क्या करेंगे, वहां पे जो भी वहां का एरिया होगा ओटी का जहाँ पे ऑपरेशन होने वाला है, उस एरिया को स्ट्रिक्ट पूरी तरह से 100% उसको नॉन इन्फेक्टेड बनाना है, उसको उस एरिया को पूरी तरह से सेफ करना है। उसके बाद क्या है, पेशेंट के मॉनिटरिंग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे वाइटल साइन को, फिर वाइटल साइन को ऑब्जर्व करना है, और एनेस्थीसिया को इनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो क्या करेंगे, इनेस्थीसिया देंगे, किसमें देंगे, इंट्रा ऑपरेटिव के टाइम। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन भी होगा वहां पे, रिकॉर्ड एंड प्रोसीड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, वहां पे क्या होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा प्रोसीजर के बारे में, और मेडिकेशन जो क्या क्या मेडिसिन चला है इसको या नहीं चला है उसके बारे में फिर वहां पे डॉक्यूमेंटेशन ही होगा, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, जो नहीं पढ़ा है उसको मेडिसिन यहाँ भी इंट्रा ऑपरेटिव में भी दिया जा सकता है। उसके बाद है
उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव क्या है? सपोर्ट रिकवरी पेशेंट कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोवाइड कंफर्ट आफ्टर सर्जरी। मतलब पोस्ट ऑपरेटिव जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो उसको सपोर्ट करेंगे कि मेडिसिन देके, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देके उसको क्या करेंगे? रिकवर करने की कोशिश करेंगे कि वो अपने होश में आए, वो जो सर्जरी हुआ है उसको डर खत्म हो जाना चाहिए कि आप सर्जरी हो गया, आप ठीक हो गए हैं, उसको इस तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट या मेडिकेशन सपोर्ट से उसको रिकवर करेंगे। उसके बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आइडेंटिफाई द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेशन केयर इन रिकवरी रूम, मॉनिटर वाइटल साइन। फिर से ऑपरेशन खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे? वाइटल साइन को मॉनिटर करेंगे, बीपी, पल्स, रिस्पायरेशन, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेंगे का चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कॉम्प्लिकेशन लाइक ब्लीडिंग। उसके बाद हम लोग करेंगे, ऑपरेशन के बाद हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि उनको ब्लीडिंग कंट्रोल है या नहीं, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहां से ब्लीडिंग आ रही है या कंट्रोल है, वो क्या करेंगे? हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये भी हम लोग को ऑपरेशन के बाद देखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शॉक, अगर पेशेंट शॉक में चला गया, कोई बोल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, उसका मतलब बॉडी का सेंसेशन नहीं आ रहा है बॉडी में, तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे। उसको मेंटेन एयर वे एंड ऑक्सीजनेशन, अगर उनको जरूरी है तो उनको ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन लगाया जा सकता है। स्टेंट पेन, उसको पेन मैनेजमेंट करेंगे, अगर ऑपरेशन के बाद उसको अधिक पेन हो रहा है तो फिर उसको पेन को मैनेजमेंट करेंगे। उसका मॉनिटर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस इफ रिक्वायर्ड, मॉनिटर करेंगे कॉन्शियसनेस, मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस है या बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या कुछ उसका रिस्पॉन्स, बॉडी का रिस्पॉन्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वुंड एंड ड्रेसिंग केयर देंगे हम लोग। अब जो जहाँ पे ऑपरेशन हो गया वहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग? वुंड, जो घाव हो चुका है उसको क्या करेंगे? ड्रेसिंग करेंगे। इंस्पेक्टेड सर्जिकल साइट फॉर ब्लीडिंग, ड्रेनेज और इंफेक्शन, हम लोग क्या करेंगे? वहां पे जो सर्जरी हुआ है उस साइट पे अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको रोकेंगे, और क्या करेंगे? वहां पे नॉन इन्फेक्टेड बनाने के लिए उसको स्टेराइल प्रोसीजर का उपयोग करेंगे ड्रेसिंग करने के लिए। मेंटेन करेंगे एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक मतलब जो भी हम लोग उसमें ड्रेसिंग के टाइम जो भी हम लोग टेक्निक का यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, वो क्या होना चाहिए? पूरी तरह से स्टेराइल होना चाहिए, एसेप्टिक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। उसका फूड एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, ऑपरेशन के बाद जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है मेडिसिन उसको क्या करेंगे? उनको देंगे, जैसे एनाल्जेसिक का दे, एंटीबायोटिक दे और एंटीमेट्रिक दे। मॉनिटर करेंगे आरडी फ्लूइड एंड इनटेक और आर्टिक, जो भी जितना भी हम आप इनको फ्लूइड दे रहे हैं वो क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि इतना दिए हैं। पेशेंट कंफर्ट एंड एजुकेशन, कंफर्ट को पेशेंट कंफर्ट एंड एजुकेशन यानी कि असिस्टेड करेंगे विद द पोजिशनिंग, पोजिशन देंगे पेशेंट को। आप अगर जिस साइड से बॉडी में जिस साइड से ऑपरेशन हुआ है उधर उसको कहेंगे कम, मतलब वेट देने के लिए, इस तरह से सोने के लिए कि उससे वेट ऑपरेशन के होने से तुरंत बाद उससे वेट कम पड़े, उससे वजन कम पड़े और उसको बीमारी बढ़ने से रुकेगी, पोजीशन देंगे इसको। एंड हाइजीन का प्रोसेस, कि आप अपने बॉडी को हाइजीन रखिए, यहाँ पे जिसमें भी गर्दा माटी उसको कवर करके, और ड्रेसिंग को साफ सुथरा रखना है, अपने बॉडी को क्लीन रखना है, ये बात उसको बताएंगे। उसके बाद एजुकेट करेंगे पेशेंट एंड फैमिली को रिगार्डिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर, अगर ऑपरेशन के बाद हम लोग उसको फैमिली को और पेशेंट को एजुकेट करेंगे केयर करने के। पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब ऑपरेशन के बाद जो केयर होता है उसके लिए एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन एंड साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगर उसको कोई तरह की दिक्कत हो रहा है तो वो आप हॉस्पिटल में फिर से आके आप दिखवा सकते हैं, इसके लिए उसको बता सकते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे फिर। तो ये क्या था हमारा पोस्ट ऑपरेटिव, ये हम बहुत बार बता चुके हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिए। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक अपने क्लास को रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी आगे के टॉपिक को लेंगे हम लोग। तो ये थोड़ा छोटा है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो चलिए, तो जाते जाते एक लाइन सुना देता है, पूरे मिनट। तो ठीक है, एक लाइन है,
काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती, उस दुकान में हमारी पहचान होती। काश खुशियों की कोई दुकान होती, उस दुकान में हमारी पहचान होती। हम तुम्हारा पल पल भर देते खुशियों से, हम तुम्हारा पल पल भर देते खुशियों से। कीमत चाहे हमारी जान की हो जाती, कीमत हमारी चाहे जान की हो जाए। तो एक बार और, काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती, उस दुकान में हमारी पहचान होती, उस दुकान में हमारी पहचान होते ही हम तुम्हारे पल पल भर देते खुशियों से, हम तुम्हारे पल पल भर देते खुशियों से। कीमत चाहे हमारी जान की होती। तो चलिए इस लाइन के साथ हम अपने क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो थैंक यू आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। तो थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।